हेलो गाइस, वेलकम टू आरपीआई एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर ना बेसिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अभी आपको लग रहा होगा कि मतलब ये वाला चैप्टर जो है वो तो हमारा इंट्रोडक्टरी लेवल का है। हाँ, मैं एक्चुअली सोच रही थी कि पहले पढ़ा दूं, बट क्योंकि सारा कंटेंट फ्री देती हूँ ना मैं, तो बहुत सारे बच्चों को भरोसा ही नहीं होता कि क्वालिटी अच्छी होगी। इसलिए मैंने दिखा दिया कि इस तरह के लेक्चर्स आएंगे, वो डेमो लेक्चर्स की तरह भी आप समझ सकते हैं, जिसमें कि हम लोग उस क्वालिटी के साथ में हमारे आगे के जो फर्दर चैप्टर्स हैं उनको भी प्रोसीड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास के साथ में। पहला क्वेश्चन है, which of the following statements best distinguish cost accounting from management accounting? Cost accounting is for internal users only, while management accounting is for external users. B. Cost accounting focuses primarily on cost ascertainment and control, whereas management accounting focuses on decision making using financial and non-financial data. Cost accounting is mandatory for all companies, while management accounting is optional. Cost accounting deals with future estimates only, while management accounting deals with historical data. There is no difference, only the terms are interchangeable. So you have to tell me कि कौन कौन से यहाँ पर स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट या इनकरेक्ट है। बिकॉज इंट्रोडक्टरी चैप्टर है तो बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये जो लेक्चर मैं आपका ले रही हूँ इसमें आपके 45 प्लस आराम से आ जाएंगे। नहीं भी आ रहे कोई परेशानी नहीं है, लर्निंग्स हैं तो और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बस इतना समझ सकते हैं। ऐसा बहुत ज्यादा डिमोटिवेट मत हो जाना, ठीक है। तो चलो, अब यहाँ पर आंसर क्या होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो फोकस किस पर करती है, कॉस्ट असरटेनमेंट पर। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग के ऊपर काम करती है, जिसमें कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा दोनों को यूज किया जाता है। तो अब आपको यहाँ पर क्या चीजें पता होनी चाहिए कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो टेक्निकल होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग कैसी होती है, टेक्निकल होती है, स्पेसिफिक होती है। रिकॉर्ड, क्लासिफाई, अलोकेट करेगी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, या फिर यहाँ पर जो हम कॉस्ट अपनी लगाते हैं जब हम एक सर्विस देते हैं, यहाँ पर हम कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, ठीक है, ताकि हम यहाँ पर बजट की जो स्पेंडिंग है हमारी उसके अकॉर्डिंग करें, बजट के अकॉर्डिंग। और मैनेजमेंट जब भी आपके पास आ जाए, इंटरनल यूजर्स के लिए होती है, डिसीजन मेकिंग के लिए होती है। तो ब्रॉडर स्ट्रैटेजिक है, डेटा अपना कॉस्ट अकाउंटिंग से भी लेती है और फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंबाइन करती है। फिर यहाँ पर लीडर्स को हेल्प करती है कि क्या डिसीजन उन्हें लेने चाहिए अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी आपको इंटरनल यूजर्स में मैनेजमेंट जाएगा और एक्सटर्नल यूजर्स में कॉस्ट अकाउंटिंग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो इंटरनल यूजर्स के लिए दोनों रहती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो प्राइमरली हमारी ब्रांच है जो कि आपके एक्सटर्नल यूजर्स के लिए जाएगी। कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है वो हमारे लिए मैंडेटरी, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में ही रहेगी, जैसे कि हमें कुछ कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो ऑप्शनल या वॉलंटरी होती है सभी कंपनीज के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट की टीम के लिए बेनिफिशियल है, ना कि एक्सटर्नल यूजर्स या स्टेक होल्डर्स के लिए। हिस्टोरिकल डेटा और फ्यूचर डेटा की बात करें, हिस्टोरिकल डेटा होता है आपका पास्ट ट्रेंड में क्या रहा है, ठीक है। तो पास्ट डेटा को यहाँ पर हमारे पास में या फिर फोरकास्टिंग के लिए या फ्यूचर एस्टिमेट्स के लिए हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग तो यहाँ पर केवल हिस्टोरिकल डेटा लेकर चलती है, जो कि ये देखती है कि किस तरीके से एक्चुअल कॉस्ट हमारी प्रोडक्शन में लगेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। The primary objective of management accounting is to comply with GAAP, assist management in planning, controlling, and decision making, calculate the taxable income of the business, provide information to shareholders and creditors, ensure the accuracy of financial records for audit. So यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो देखो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। अभी तक हमने क्या क्या चीजें समझी हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या हेल्प कर रही है, ये हमें हेल्प कर रही है प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में, डिसीजन मेकिंग में। सो बेसिकली वही हमारी करेक्ट हो जाएगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो फोकस है वो कंपनी के अंदर लोगों को मैनेज करना है। तो कंपनी के अंदर हमारे जो मैनेजर्स और लीडर्स होते हैं वो बिजनेसेस को बेटर वे में चला सके, यहाँ पर ऑपरेट कर सके, इसके लिए होता है, ठीक है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लानिंग। तो मैनेजमेंट को फ्यूचर के गोल सेट करने हैं, उन्हें क्या अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजीज चाहिए होंगी वो देखना होता है। कंट्रोलिंग में एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम प्लान्ड टारगेट्स के साथ में कंपेयर करते हैं और अगर हमें कोई भी दिक्कत लगती है तो उसे ठीक करते हैं।
डिसीजन मेकिंग में डेटा प्रोवाइड करते हैं ताकि यहाँ पर मैनेजर्स करेक्ट डिसीजंस ले पाए। तो क्या हमें प्रोडक्ट खुद बनाना है या बाहर से खरीदना है, जिसको हम मेक और बाय डिसीजन कहते हैं, वो भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, काप की बात करें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड हो गया। कैलकुलेटेबल टैक्सेबल इनकम, तो ये टैक्स अकाउंटिंग का पार्ट हो जाता है आपका। एंड यहाँ पर अगर इंफॉर्मेशन की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड कर रही है, और ऑडिटिंग जो होती है वो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ही आती है। Which of the following is not a characteristic of management accounting information? It is future oriented, prepared primarily for internal use, places more emphasis on relevance than on precision, mandatory under the Companies Act for all entities, or it includes non-monetary information. तो आपको बताना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपकी कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, मीनिंग 4 हैं और एक इनकरेक्ट है। तो ये जो नोट मैंने बहुत बड़ा सा दे रखा है ना, एग्जाम में जरूरी नहीं है बड़ा सा आए, हो सकता है कि यहाँ पर आपको इटालियन उसमें फॉन्ट्स में दे दें, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है। चलो, तो ये हमारे लिए मैंडेटरी नहीं होता है अंडर द कंपनीज एक्ट फॉर ऑल अकाउंटिंग। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगी, आपको कीवर्ड्स यहाँ पर देखने हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वॉलंटरी होती है, अनलाइक यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि लॉ को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, हमारे इन्वेस्टर्स को टैक्स कंप्लायंसेस करने हैं, उससे रिलेटेड नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है कि एक कंपनी यहाँ पर चूज करेगी कि उसके लिए क्या अच्छा होगा, और कंपनीज एक्ट यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन सब से रिलेटेड होती है, आपको पता ही है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर फ्यूचर ओरिएंटेड की बात करें तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो तो हमारा पास्ट डेटा देखती है, ये ऑफ कोर्स यहाँ पर फ्यूचर में हमें क्या चाहिए वो देखती है। इसके अलावा इंटरनल लोग इसे यूज करते हैं, कोई भी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड की यूज नहीं करती। मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों में इसको यूज किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर कस्टमर का सेटिस्फेक्शन स्कोर कितना है, एम्प्लॉइज का टर्नओवर रेट क्या है, मशीन आवर्स आपके क्या है। कॉस्ट कंट्रोल, so cost control differs from cost reduction in that cost control is a corrective function while cost reduction is a primitive function, focuses on maintaining cost within set standards while cost reductions aims to permanently lower the unit cost without affecting quality. It is permanent while cost reduction is temporary, challenges the standards themselves while cost reduction accepts those standards, is applicable only to variable cost. तो हमें यहाँ पर बताना है कि कॉस्ट कंट्रोल क्या करती है और कॉस्ट रिडक्शन क्या करती है। सबसे पहले समझो कॉस्ट कंट्रोल क्या है, अडियर करना स्टैंडर्ड के साथ में, इसका गोल होता है एक रेगुलेटरी प्रोसेस है जिसमें कि एक्चुअल कॉस्ट हमारी कितनी लगी और हमारा प्री सेट बजट क्या था उसको हम देखते हैं। अगर हमारी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा लग जाती है हमारी बजटेड कॉस्ट से, तो ऐसे में यहाँ पर हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या हम ज्यादा खर्चा तो नहीं कर रहे हैं जितना हमने प्लान किया था। कॉस्ट रिडक्शन में हम क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे हमारे स्टैंडर्ड्स को। तो प्रोएक्टिव प्रोसेस है जिसमें कि अज्यूम करते हैं कि जो करंट स्टैंडर्ड्स हैं वो इंप्रूव हो सकते हैं और यहाँ पर कॉस्ट को परमानेंटली कम करने का कोशिश करते हैं, बेटर डिजाइन, नई टेक्नोलॉजी और इंप्रूव्ड वर्कफ्लोज के अंडर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा। अच्छा, एक बार कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के बीच में डिफरेंस बताती हूँ। ये आपका प्रिवेंटिव और रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर ओवर स्पेंडिंग कर रहे थे तो उसको रोक देंगे। ये हमारा करेक्टिव और प्रोएक्टिव होता है, हम नए तरीके ढूंढते हैं कि कैसे इस कॉस्ट को रिड्यूस करें। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे लिए टेम्पररी होता है, जैसे ही गोल मीट किया वैसे ही बंद। ये परमानेंट है, हम ऑलवेज कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम आगे चलकर लीन वगैरह के जो चैप्टर्स हैं वो कवर करेंगे। क्वालिटी यहाँ पर सेकेंडरी है और यहाँ पर क्वालिटी हमारी मेंटेन की जाती है। ये टोटल फोकस के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर फोकस करती है, ये आपकी यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट पर फोकस करती है। हम यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं करंट स्टैंडर्ड्स को एज गुड, यहाँ पर हम चैलेंज करते हैं और लोअर हमारे एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स को कर देते हैं। ठीक है, नए स्टैंडर्ड्स और बेटर स्टैंडर्ड्स हम बनाते हैं। समझ में आ गया? तो एक एग्जांपल दूं आपको, अगर मान लो किसी फैक्ट्री में लाइट्स हमने टर्न ऑफ कर दी, जब यहाँ पर हम यूज नहीं कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया को या स्पेस को, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा अच्छा हो जाएगा। हमने स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई यहाँ पर 5,000 रुपीज से ज्यादा का बिल नहीं आना चाहिए, 50,000 से ज्यादा का बिल नहीं आना चाहिए। कॉस्ट रिडक्शन क्या है कि पुराने बल्ब्स को आपने एलईडी के साथ में हटा यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। ठीक है, चलो
In context of cost accounting, a cost unit is defined as the location where costs are incurred, a unit of product, service or time in relation to which cost may be ascertained or expressed, total expenditure of a department, quantitative unit of product for sales analysis, value of inventory held at year end. तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपका आंसर क्या होगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में एक कॉस्ट यूनिट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस या टाइम इन रिलेशन टू विच कॉस्ट हमारी असर्टेन या एक्सप्रेस होती है। तो बेसिकली यहाँ पर कॉस्ट यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है। एक रूलर की तरह, जैसे कपड़े को देखते हैं ना मीटर्स में, है ना, या फिर हम यहाँ पर वेट जो लेते हैं, जैसे अगर चीनी लेकर आओगे या फिर आप व्हीट लेकर आओगे, शुगर व्हीट ये सब खरीदते हो मार्केट से, तो केजीस में लेते हो। तो यहाँ पर हमारे पास में एक रूलर की तरह हम इसको यूज करते हैं, जो कि डिपेंड करेगा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और हर एक बिजनेस प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। Which of the following cost is treated as a period cost in marginal costing? Break materials, variable manufacturing overhead, fixed manufacturing overhead, direct labor और prime cost। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपका करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको बताया था मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्टिंग होती है हमारी, जिसको हम लेकर चलते हैं, लेकिन पीरियड कॉस्ट में हम फिक्स्ड कॉस्ट को लेकर चलते हैं। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या बताया था कि यहाँ पर हम दोनों ही कॉस्ट को ऐड कर लेते हैं, फिक्स्ड को भी और वेरिएबल को भी। तो ये हमारे लिए यहाँ पर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो जाएगा, जिसमें कि हम क्या देखते हैं कि जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो प्रोडक्शन वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेंगी कि इतना ही रॉ मटेरियल हमको खरीदना है। पीरियड कॉस्ट जैसे रेंट, इंश्योरेंस, सैलरीज हमारे परमानेंट स्टाफ की, ये टाइम रिलेटेड होती हैं रेदर देन प्रोडक्ट रिलेटेड। ओके, चलो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं। The concept of opportunity cost is best described as the cost incurred in the past that cannot be changed, the value of the next best alternative foregone when a particular course of action is chosen, the cost that requires a cash payment, the difference in total cost between two alternatives, the cost of replacing an asset at current prices. So यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, मेरे पास बैठकर इस टाइम को एंटरटेनमेंट में भी लगा सकते थे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि आप यहाँ पर एक प्राइवेट जॉब भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन शुरू की, राइट। तो ये हमारे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है। तो वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो हमने फॉरगॉन कर दिया, जाने दिया, जब हमें यहाँ पर एक कोर्स ऑफ एक्शन चूज करना था। ओके, अगर मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ विद माई ऑफिस, तो आप खुद भी समझ सकते हैं मेरे ऊपर कितना प्रेशर है। तो मेरा जो एंटरटेनमेंट वाला टाइम है वो खत्म हो चुका है, अभी सिर्फ मेहनत वाला टाइम है। तो 1 महीने अगर आपके पेपर में है, तो 1 महीना मेरी भी यहाँ पर पेपर जैसी हालत हो रखी है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, बेनिफिट सैक्रिफाइस बाय रिजेक्टिंग द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, इट इज क्रूशियल फॉर डिसीजन मेकिंग, लेकिन ये यहाँ पर हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। sunk costs are irrelevant for decision making because they are future costs that vary with best alternatives. They are historical costs that have already been incurred and cannot be recovered. They are opportunity costs. They represent the cost of capital. They are always variable in nature. So you have to tell me कि कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। संक कॉस्ट के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो संक कॉस्ट अगर हम बात करें, हमारे पास में कौन सी होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो कि हमारे ऊपर ऑलरेडी लग चुकी है और अब ये हम यहाँ पर क्या नहीं कर सकते, रिकवर नहीं कर सकते। तो जो कि हमारा बिजनेस ऑलरेडी लीव कर चुकी है, ये एक्सपेंडिचर पास्ट में हुआ था, कोई फ्यूचर डिसीजन में चेंजेस यहाँ पर इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर ये पैसा वापस नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास में केवल और केवल मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए ही रेलेवेंट होती है, ताकि एक फ्यूचर कॉस्ट यहाँ पर हमें पता चल पाए, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं कि हमारे पास में मान लो 10,000 रुपीज की मैंने एक मशीनरी खरीदी है ना, एक स्पेशलाइज्ड मशीन थी और ये खराब हो गई। अब हमें 2,000 रुपीज लगेंगे ताकि इसको फिक्स कर पाए, और अगर एक अच्छी और इससे बेहतर मशीन नई टेक्नोलॉजी की खरीदी तो यहाँ पर हमें 3,000 रुपए लगेंगे। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर अब कंपेयर करना होगा कि रिपेयरिंग कॉस्ट के साथ जाऊं या फिर न्यू परचेज के साथ जाऊं, और मेरे लिए क्या बेटर यहाँ पर होगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, संक कॉस्ट लेकर चल रहे होते हैं, और ये इररेलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए।
क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 10,000 रुपए हमने लास्ट ईयर लगाए थे वो संक कॉस्ट थी, और यहाँ पर अब हमें केवल 2,000 की जो रिपेयर कॉस्ट और 3,000 की कॉस्ट है उसमें कंपैरिजन करना है। तो 10,000 की मशीन थी उससे अब कोई मतलब नहीं है, एक्चुअली 2,000 और 3,000 मैटर करते हैं। समझ में आ गया? तो एग्जाम्पल अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में, तो वो भी आप सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर जो 10,000 है वो संक कॉस्ट है, 2,000 और 3,000 तो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है। ओके, which system of costing is based on the classification of cost into variable and fixed? Absorption costing, marginal costing, job costing, process costing और contract costing। तो बताओ यहाँ पर हमारे पास में कौन सी वाली कॉस्ट है जहां पर की जो क्लासिफिकेशन है वो वेरिएबल और फिक्स्ड में है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो होती है वहां पर हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास में इसको एक वेरिएबल कॉस्ट भी बोला जाता है, जिसमें कि हमारा जो बिहेवियर ऑफ कॉस्ट है वो देखा जाता है। वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाते हैं एज प्रोडक्ट कॉस्ट। इनको हम प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, और फिक्स कॉस्ट को हम पीरियड कॉस्ट कहते हैं, राइट। और ये हमारे डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किए जाते हैं फॉर द पीरियड रिगार्डिंग यहाँ पर हमारी रिगार्डलेस की हमारी क्या प्रोडक्शन लेवल्स रही हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमारे पास में कॉस्ट बिहेवियर को हम अलग अलग नहीं लेते, दोनों कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जॉब कॉस्टिंग यहाँ पर जब काम हमारा किया गया तो हम यहाँ पर मार्जिनल या एब्जॉर्प्शन कोई सी भी कॉस्ट टेक्निक ले सकते थे। यहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग में हमारे पास कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन हो रहा होता है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपको पता ही है कि यहाँ पर हमें जॉब कॉस्टिंग की तरह ही होता है, जो कि लॉन्ग टर्म होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। Under absorption costing, the cost of a product includes only variable manufacturing cost, only direct material and direct labor, both variable and fixed manufacturing, all manufacturing and non-manufacturing cost या फिर prime cost। अब यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा क्या डिफरेंट आ रहा है, आपके लिए आता है थोड़ा सा डिफरेंट ऑप्शंस में। तो एग्जाम में क्या होता है, ऑप्शंस जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हैं वो हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो हमारे पास में डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स सब आ जाते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्री रेंट, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी सब हमारा ऐड हो रहा है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में हमारे पास में सभी तरह की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती हैं वो आपकी आ जाती हैं। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जिनको हम पीरियड कॉस्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में तो हम इनको अलग अलग लेकर नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी ऑल मैन्युफैक्चरिंग एंड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। ओके, तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाली क्यों नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास सीईओ की सैलरी और ये सब चीजें जो हैं वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में हम ऐड नहीं कर रहे, वो ये हमारी पीरियड कॉस्ट में चली जाती हैं, केवल फिक्स्ड ओवरहेड्स हम लेकर चलते हैं। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इन कंटेक्स्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मींस। So management by exception in context of standard costing means management should check every transaction, should focus attention only on significant deviations from the standards. Management should ignore all variances, setting standards that are impossible to achieve, comparing actuals with past performance only. ये आपको बताना होगा। अच्छा, एक यहाँ पर ना फॉर्मूला और बता देती हूँ मैं आपको। टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पर निकालनी है। तो अगर कोई न्यूमेरिकल बेसिक्स आ गया तो वो आपका हो जाएगा। 100 क्वेश्चन आएंगे तो कुछ क्वेश्चन इजी भी आएंगे, सब टफ नहीं आएंगे। तो वो जो इजी क्वेश्चन आएंगे वो इस यूनिट से आएंगे। ओके, जिन लोगों ने फेज 1 मेरे तरीके से दिया था उनका क्लियर भी हो रहा है, उनको भी पता है मैराथन में मैंने चीजें बताई थी कि इस तरह की लेवल रहेगी। तब कुछ स्टूडेंट्स ने आकर बोला था कि ऐसा तो मैम बहुत इजी क्वेश्चन करा रहे हो, बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है। तो मैंने तब भी बोला था कि हाँ फेज 1 इजी होता है ना। चलो, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट को फोकस केवल यहाँ पर जो है इस पर करना होगा, अपना सिग्निफिकेंट डिविएशन जो स्टैंडर्ड से हो रही है, ठीक है। तो कोई भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है
मैनेजर्स पर्सनली हर एक सिंगल ट्रांजेक्शन तो देख नहीं सकते ना, एक्टिविटी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैनेजमेंट द एक्सेप्शन की एक स्ट्रेटेजी लगती है ताकि हम टाइम को सेव कर कर अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें। तो हम क्या करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर लेंगे। जैसे रूटीन परफॉर्मेंस को हमने इग्नोर कर दिया, अगर एक्चुअल कॉस्ट हमारी सेम है, स्टैंडर्ड कॉस्ट के बराबर है, तो ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि सब कुछ स्मूथली हमारा रन कर रहा है, कोई मैनेजमेंट एक्शन नहीं लेना। अगर यहाँ पर बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल में और स्टैंडर्ड में, तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैनेजर की अटेंशन में लेकर आते हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन की जा सके। ओके, समझ में आ गया? तो हमें टाइम सेव करना है, वाइटल एरियाज के ऊपर फोकस करना होता है जो कि कंपनी के प्रॉफिट्स को अफेक्ट कर सकते हैं सबसे ज्यादा, और एम्प्लॉइज को एम्पावर करते हैं, लोअर लेवल स्टाफ जो है वो यहाँ पर रूटीन टास्क को अपने हैंडल कर पाए एज लॉन्ग एज वो हमारी स्टैंडर्ड रेंज में रहते हैं। Which of the following best describes incremental cost? The cost of producing one additional unit, the difference in total cost between two alternatives, so the total cost of a production run, the cost of replacing a machine, the fixed cost allocated to a department. So आपको बताना है यहाँ पर कि incremental cost जो होती है वो कौन सी cost होती है। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट हमारा जो आएगा, ठीक है, उसका यहाँ पर डिफरेंस देखा जाएगा दो अल्टरनेटिव्स के बीच में कितना है। तो इसको हम डिफरेंशियल कॉस्ट भी बोलते हैं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट को हम डिफरेंशियल कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखना होता है, हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास में जो हमारा डिफरेंस आया, ठीक है, टोटल कॉस्ट में क्यों आया, क्योंकि हमारे पास दो अल्टरनेटिव्स थे, हमने उन दोनों को कंपेयर करा। जैसे कि मान लो एक स्पेशल ऑर्डर हम एक्सेप्ट कर लें, फिर यहाँ पर मशीन को रिप्लेस करना पड़ेगा, या फिर एक प्रोडक्शन मेथड हम यहाँ पर अपना पूरा चेंज कर दें, तो हमारे पास टोटल क्या डिफरेंस होगा, एक स्पेशल ऑर्डर आया, या तो मशीन चेंज करें या तो मेथड चेंज करें। तो इसी में हमें यहाँ पर डिसाइड करना होता है, यही इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमें बता रहा होता है। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट किस में आती थी बताओ, मार्जिनल कॉस्ट में नहीं आती थी। टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन रन हम किस में देख रहे थे आपका, कि यहाँ पर हमारी टोटल कॉस्ट क्या होगी, है ना। और अगर मैं बात करूं कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग अ मशीन, यहाँ पर ये किसके अंडर आएगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट के अंडर आएगी, और फिक्स्ड कॉस्ट एलोकेट कर रहे हैं तो एलोकेटेड कॉस्ट के अंडर आ जाएगी। समझ में आ गया। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है आपके लिए यहाँ पर, कि हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करी। इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है, कि हमने एक एक्टिविटी ही पूरी की पूरी चेंज कर दी। और यहाँ पर हम स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हैं, वेरिएबल और एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। कॉस्ट सेंटर्स आर प्राइमरीली एस्टैब्लिश्ड टू, अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर आपसे कॉस्ट सेंटर्स बेसिकली क्यों होते हैं यही पूछा गया है। तो कॉस्ट सेंटर्स आपको याद है क्यों बताया था मैंने यहाँ पर, तो देखो कॉस्ट सेंटर्स क्या करते हैं, एक्यूमुलेशन कर रहे होते हैं कॉस्ट का, ताकि कंट्रोलिंग करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कर पाए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भी कॉल सेंटर्स जो होते थे वही हमारे पहले कॉस्ट सेंटर्स कहलाते थे, क्योंकि एक डिपार्टमेंट या एक फंक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं कर रहा प्रॉफिट या रिवेन्यू, लेकिन असेंशियल है ताकि बिजनेस को सपोर्ट करे। तो कॉल सेंटर से कॉस्ट सेंटर का नाम आया था आपका। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास में कॉस्ट एक्यूमुलेशन जो है वो प्राइमरी अकाउंटिंग रीजन है कि किस तरीके से कॉल सेंटर हमारे लिए एक सेपरेट यूनिट होगा ताकि हम सभी एक्सपेंसेस को ट्रैक करें, सैलरी, सॉफ्टवेयर, लाइसेंसेस, फोन बिल्स, कंट्रोल में हम सेग्रीगेट कर देते हैं इन कॉस्ट को, मैनेजमेंट कंपेयर करते हैं कि कहाँ पर हमारा बजट से ज्यादा कॉस्ट लग गया है, और यहाँ पर बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बना कि मैनेजर जो है उनके पास अथॉरिटी है कि वो कॉस्ट को कंट्रोल करें और जज करेंगे कि कितने एफिशिएंट वे में वो ऐसा कर पा रहे हैं। तो कॉस्ट सेंटर्स लोकेशंस, पर्सन या आइटम्स होते हैं, इक्विपमेंट्स जिनको कॉस्ट असर्टेन की गई है फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। In a profit center, the manager is responsible for cost only, revenues only, cost and revenues, cost, revenues and investment, only fixed assets. तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। प्रॉफिट सेंटर जो होता है उसमें मैनेजर किस चीज के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, कॉस्ट एंड रिवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। तो प्रॉफिट सेंटर एक सब यूनिट होती है ऑर्गेनाइजेशन में जो कि एक सेपरेट स्टैंड अलोन बिजनेस की तरह ट्रीट की जाएगी, क्योंकि जो मैनेजर है
उनका कंट्रोल होता है ओवर बोथ द मनी कमिंग इन एंड रेवेन्यू और मनी गोइंग आउट। तो एक्सपेंसेस भी ये देखेंगे और रेवेन्यू भी देखेंगे एंड अल्टीमेटली यहाँ पर प्रॉफिट देखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, कॉस्ट, रेवेन्यू एंड इन्वेस्टमेंट क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट सेंटर हो गया, यहाँ पर मैनेजर केवल यहाँ पर डेली प्रॉफिट्स नहीं देख रहे, साथ में कैपिटल डिसीजंस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the limitation of financial accounting that management accounting seeks to overcome? It is accurate, it provides data for the whole organization, historically lacking segment wise future analysis. So यहाँ पर it is governed by uniform standards, it records monitor transactions और it is audited. तो आपको बताना है कि कौन सा हमारा आंसर जो है वो करेक्ट होगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, ये यहाँ पर हमारे हिस्टोरिकल डेटा देता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक बिग पिक्चर हम देखते हैं कि भाई प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ कंपनी को, ये हमें ये नहीं बता पाता है कि हमारे पास में कौन सी ऐसी प्रॉपर यूनिट्स थी या सेगमेंट्स थे जहां पर हमें सबसे ज्यादा लॉस हुआ है। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है वो सेगमेंट रिपोर्टिंग करती है, जिसमें कि डेटा को ये डिपार्टमेंट वाइज, ब्रांचेस वाइज, लोकेशन वाइज डिवाइड करते हैं। और अगर हिस्टोरिकल और फ्यूचर एनालिसिस की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक तरीके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है जो कि बताती है कि भाई हुआ क्या था। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहाँ पर फोरकास्ट एंड बजट के ऊपर फोकस कर रही होती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वालिटेटिव डेटा देखती है, राइट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर काम करती है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में थोड़ी देखते हो आपकी भाई कॉस्ट कंट्रोल कैसे करना है, राइट। तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। कन्वर्जन कॉस्ट रेफर्स टू direct material plus direct labor plus direct expenses, direct labor plus manufacturing overheads, prime cost plus factory overhead, total cost minus selling expenses। तो आपको बताना है कन्वर्जन कॉस्ट यहाँ पर क्या होती है। तो कॉस्ट कन्वर्जन में हम देखते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट में सॉरी डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स देखे जाते हैं, जिसमें कि हमारे पास कन्वर्जन का मतलब क्या है कि हम प्रोसेस या फिर कोई एक मेथड ले रहे हैं जिसके थ्रू हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हमारे रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड्स में। तो हमारे पास रॉ मटेरियल पहले से है, उसको हमें कन्वर्ट करना है किसी अदर उसमें, तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लगेगा यहाँ पर, इसीलिए डायरेक्ट लेबर लेकर चलेंगे और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक होती है प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट कौन सी होती है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, जिसमें कि हम डायरेक्ट इनपुट्स के ऊपर फोकस करते हैं, और कन्वर्जन कॉस्ट हमारा प्रोसेस क्या रहा जिसमें कि हमने इस पूरे प्रोडक्ट को बनाया है। Which method of costing is best suited for an industry producing identical products in a continuous flow? तो यहाँ पर आंसर आपका प्रोसेस कॉस्टिंग होगा। आपको भी पता है एक आउटपुट प्रोसेस का दूसरे के लिए इनपुट बन जाता है ना, और फिर हम यहाँ पर आउटपुट निकालते हैं। तो इस तरीके से ही हम काम कर रहे थे। तो प्रोसेस कॉस्टिंग हम यूज करते हैं जब गुड्स हमारी प्रोड्यूस होती हैं एक सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूस स्टैंडर्डाइज स्टेप्स के साथ में, और क्योंकि प्रोडक्ट हमारे आइडेंटिकल होते हैं, होमोजीनियस होते हैं नेचर में, हम यहाँ पर अननेसेसरी जो ट्रैक कर रहे थे कॉस्ट को, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। कॉस्ट हम क्या करते हैं, अक्यूमुलेट कर लेते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए या एक प्रोसेस के लिए, और फिर जितनी भी हमारी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं उसमें एक एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ऑयल रिफाइनरीज में कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है क्रूड ऑयल का, केमिकल प्लांट्स जो होते हैं उसमें केमिकल बैचेस बनते हैं कांस्टेंट स्ट्रीम में, फूड एंड बेवरेजेस में सॉफ्ट ड्रिंक या फिर फ्लोर आपका बनता है या शुगर बनता है, एंड सीमेंट में कॉन्टिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलता है जहां पर हर एक बैग आपका सेम होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल याद रख लेना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं कि ये पर्टिकुलर आपका किससे रिलेटेड है, कौन सी कॉस्टिंग से रिलेटेड है। फूड एंड बेवरेजेस हो गया और सीमेंट हो गया। बाकी हम ए बजट इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज qualitative statement of management's intentions, a quantitative expression of a plans for a definite period, a historical record of past expenditure, a rigid constraint that cannot be changed, a report for external stakeholders। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बजट क्या होता है, तो बहुत सिंपल सा है,
क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है, राइट। यहाँ पर हमारे पास एक प्लान का कि किस तरीके से हमें यहाँ पर पेमेंट्स वगैरह करनी है। तो जो हमारे गोल्स होते हैं उनको हम नंबर्स में ले आते हैं, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, लेबर से कितने घंटे काम करवाना पड़ेगा, कितना यहाँ पर हमें एक्सपेंडिचर रहेगा, कितना रेवेन्यू जनरेट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो कंपनी है वो आउटलाइन कर लेती है कि कितना क्या अचीव करना चाहती है, जैसे सेल्स बजट हो गया, प्रोडक्शन बजट हो गया, और एक डेफिनेट पीरियड में हम ऐसा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the relevant range in cost behavior analysis refers to the range of output where fixed costs are zero, the range of activity within which the assumptions about fixed and variable cost behavior are valid, the range of prices a company can charge, the range of time for a long term budget, the geographical area of sales. तो आपको बताना है इसमें से कि जो रेलेवेंट रेंज की हम बात करते हैं कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस में वो क्या होती है। तो यहाँ पर रेंज जिसमें कि हमारी जो एक्टिविटी है, ठीक है, इसमें अजम्पशंस हमारे फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट बिहेवियर के लिए हम ले सकते हैं। कितने अजम्पशंस हम ले सकते हैं? तो कॉस्ट बिहेवियर यहाँ पर हमारे पास में लीनियर बहुत कम होता है क्रॉस ऑल पॉसिबल लेवल्स। देखो मान लो एक फैक्ट्री है, उसका रेंट हो सकता है कि भाई सेम चल रहा है, अगर हम 1000 से 5000 यूनिट्स बनाएं, लेकिन अगर 10,000 यूनिट्स बनानी है तो अब हमें एक और नई बिल्डिंग लेनी पड़ेगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी फिक्स्ड केवल यहाँ पर इस रेंज तक है, इसके बाद में प्रोडक्शन अगर बढ़ाना पड़ा तो ये फिक्स्ड नहीं रहेंगी। और वेरिएबल कॉस्ट जो होती हैं वो हमारी कांस्टेंट रहती है विद इन अ रेंज, ठीक है। लेकिन अगर हम इस रेंज से बाहर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो माइट भी हम बल्क डिस्काउंट मिल जाता है रॉ मटेरियल के ऊपर, या फिर हमें ओवर टाइम वेजेस पे करने पड़ते हैं, तो हमारे पास में जो पर यूनिट कॉस्ट है वो बदल जाएगी। अगर 10 किलो आटा लेने जाते हो या 50 किलो आटा लेने जाते हो तो ऑफकोर्स यहाँ पर रेट में हमें डिफरेंस मिलता है, इवन पैकेट्स में भी डिफरेंस मिलता है। तो वही वाली बात है कि अगर आप रॉ मटेरियल बल्क में लोगे तो बल्क डिस्काउंट भी तो मिल जाएगा, या फिर आपको हो सकता है लेबर से ज्यादा काम कराना पड़ रहा है तो आपके पास में अब ज्यादा पेमेंट देनी पड़ रही है, पहले ऐसा नहीं था। तो वेरिएबल भी हमारे पास एक रेंज में वेरिएबल होता है और फिक्स्ड भी हमारे पास एक रेंज तक फिक्स्ड रहता है। तो जो रेलेवेंट रेंज होती है वो हमारे पास में यहाँ पर यही बताती है कि कितने अजम्पशंस के अंदर अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमारी यहाँ पर वैलिड रहेंगी। समझ में आ गया? Responsibility accounting is a system where all costs are allocated to one person. Cost and revenues are accumulated and reported by levels of responsibility. Only the CEO is responsible for cost. External auditors assign responsibility. Costs are classified only by nature. तो एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर कॉस्ट और रेवेन्यू अक्यूमुलेट होते हैं और अलग अलग यहाँ पर लोग इनको हमें रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बेसिकली एक पर्सनलाइज्ड सिस्टम की तरह काम कर रहा है। इसकी तरह काम करता है, एक पर्सनलाइज्ड सिस्टम की तरह काम करता है, ना कि यहाँ पर ट्रेडिशनल अकाउंटिंग की तरह। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर पर्सनलाइज्ड अक्यूमुलेशन फाइनेंशियल डेटा हमारी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, डिपार्टमेंट, ब्रांचेस, डिविजन्स के अकॉर्डिंग, और लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी कि रिपोर्ट्स हमारी अकॉर्डिंगली हमें डिजाइन करनी है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में जो जिस पोजीशन पर होता है उस लेवल की रिपोर्ट्स बनाता है, तो यहाँ पर हम उन लोगों को अकॉर्डिंगली अकाउंटेबल हेल्ड कर पाते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में हमारे पास कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं? यहाँ पर हमारे पास में कॉस्ट सेंटर्स होते हैं, रेवेन्यू सेंटर्स होते हैं, प्रॉफिट सेंटर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट सेंटर्स, ये सभी सेंटर्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं, which of the following is an example of a step cost? Direct material cost, rent of a factory building, supervisor salary, electricity bill, depreciation on SLM basis। तो यहाँ पर हमें बताना है कि हमारे पास में इनमें से कौन सा एक स्टेप कॉस्ट का एग्जाम्पल रहेगा। स्टेप कॉस्ट क्या होती है? जो कि एक्सपेंस हमारा कांस्टेंट रहता है ओवर अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ टाइम एक्टिविटी में, लेकिन इंक्रीज या डिक्रीज करता है बाय अ फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। अगर हमने एक बार थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया तो उसके बाद में ये हमारा सेम रहता है। सुपरवाइजर स्टेप की बात करें तो एक फैक्ट्री जहां पर एक सुपरवाइजर मैनेज कर सकते हैं अप टू 10 वर्कर्स, तो अगर हमारे पास 1 से 10 वर्कर्स हैं तो हम एक सुपरवाइजर की सैलरी दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही 11 से 15 वर्कर्स हमारे पास आ गए तुरंत हमें यहाँ पर एक और सुपरवाइजर को लेकर आना पड़ेगा।
तो जो हमारी कॉस्ट थी वो फिक्स्ड रहती है यहाँ पर अंटिल 1 से 10 तक लोग थे, फिर ये हमारी बदल जाती है, बढ़ जाती है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये सुपरवाइजर सैलरी जो है वही हमारा आंसर बन जाएगा। In context of cost accounting, imputed costs are actual cash flows, notional costs recorded for decision making but not involving cash outlay, sunk cost, variable cost, cost paid to outsiders. तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में इम्प्यूटेड कॉस्ट जो होती हैं वो आपके लिए कौन सी रहती हैं? जो नॉशनल कॉस्ट हम रिकॉर्ड करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, लेकिन कैश आउटले का हिस्सा नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। तो हम अगर एक बिजनेस ओनर हैं और अपनी खुद की सेविंग्स यूज कर रहे हैं, हमने बैंक लोन नहीं लिया, तो हम यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट तो पे नहीं कर रहे, तो इम्प्यूटेड कॉस्ट यहाँ पर वो इंटरेस्ट हो गया जो कि यहाँ पर अगर मैंने ये पैसा किसी और को दिया होता, ये जो मेरी सेविंग्स है मैंने लैंडिंग कर दी होती, तो मैं इस पर एक इंटरेस्ट इनकम अर्न करती। ठीक है, या फिर रेंट हमारी ओन्ड प्रॉपर्टी पर, तो हमने खुद की बिल्डिंग यूज कर ली फॉर अ फैक्ट्री इंस्टेड ऑफ रेंटिंग इट आउट, तो वो हमारे पास हो गया। या ओनर की सैलरी हो गई, एक स्मॉल बिजनेस ओनर जो कि यहाँ पर एक फॉर्मल पे चेक लेते, ठीक है, लेकिन अब वो नहीं ले रहे, खुद ही 40 घंटे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो उनकी लेबर की वैल्यू है वो एक इम्प्यूटेड कॉस्ट मानी जाएगी। आ गया समझ में? तो यहाँ पर नॉशनल कॉस्ट होती हैं और यूनिक है क्योंकि ये वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज हमारे बिजनेस में क्या होगी वो बताते हैं, जिसके लिए कोई भी एक्चुअल पेमेंट नहीं की गई, नॉशनल है नेचर में, कोई भी कैश आउटले नहीं है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कुछ नहीं होगी, और यहाँ पर हम अलग अलग सिनेरियोज में इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो हाइपोथेटिकल कॉस्ट होती हैं जो कि ट्रू इकोनॉमिक कॉस्ट हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं। Which accounting ratio is most critical for CVP analysis? Current ratio, debt equity ratio, contribution margin ratio, inventory turnover ratio और return on equity। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रेशियो हमारे CVP एनालिसिस में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जब हमें करनी होती है तो हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो लेते हैं, जिसको हम पीवी रेशियो भी बोलते हैं। तो एग्जाम में हो सकता है आपको पीवी रेशियो ना देकर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो दे दे और आप सोचो ये क्या है, तो इसीलिए याद रखना है। अब यहाँ पर ये हमारा रिलेशनशिप है, कॉस्ट कितनी है, सेल्स वॉल्यूम क्या है और प्रॉफिट क्या है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो हमें ये बताता है कि हमारी सीवीपी कैलकुलेशन क्या रहेंगी, और ये परसेंटेज हमें हर एक सेल्स डॉलर की जो है वो रिवील कर रहा होता है आफ्टर कवरिंग ऑल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो हमने कैसे देखा था कि हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स होती थी, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी है, ऑल्सो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, और टोटल प्रॉफिट सेल्स के लिए अगर हमें निकालना है तो रिक्वायर्ड सेल्स के लिए हम क्या कर रहे थे, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। एंड अगर प्रॉफिट सेंसिटिविटी निकालनी है तो हमें क्या पता चलता है कि कैसे 10% इंक्रीज अगर हमें सेल्स में हुआ तो हमारी बॉटम लाइन को वो अफेक्ट करेगा यहाँ पर। ठीक है, हम इंडिविजुअल एक्सपेंसेस को कैलकुलेट नहीं कर रहे होते हैं। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो जो होता है वो आपका यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड होता है और एसेंशियल होता है सीवीपी एनालिसिस में। The fundamental difference between standard costing and budgetary control is the standard costing deals with totals while budgeting deals with unit cost. Standard costing is extensive unit level analysis while budgeting is intensive. There is no difference. Standard costing uses historical data, budgeting uses future data. Standard costing focuses on cost control via unit variance analysis, जबकि जो budgeting है वो ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग और लिमिट्स में हेल्प करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ई हो जाएगा। यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो फोकस करता है कॉस्ट कंट्रोल के ऊपर, जिसमें कि हम यहाँ पर यूनिट कॉस्ट की तरह इसको लेकर चलते हैं, और बजटरी जो होता है वो एक टोटल कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपका इंटेंसिव होता है नेचर में, एक डिटेल्ड माइक्रो एनालिसिस करता है, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट या फिर सर्विस हमारी कितनी कॉस्ट करेगी, यहाँ पर ब्रेक डाउन करता है सिंगल यूनिट को स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स पॉसिबल में, एग्जैक्टली कितना मटेरियल लगेगा, कितनी लेबर आवर्स लगेंगे, कितने ओवरहेड्स जाएंगे, ये सब हम देखते हैं। और बजटरी कंट्रोल में मैक्रो एनालिसिस कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारे पास में टोटल्स देखा जाता है एक डिपार्टमेंट या एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का, एक लिमिट हम टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितनी स्पेंड करेंगे या रेवेन्यू कितना अर्न करेंगे
ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। तो यहाँ पर पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेशंस हैं उन्हें हम कवर करते हैं, एक्सटेंसिव रखते हैं नेचर में, ठीक है। Zero based budgeting (ZBB) involves adding a percentage to last year's budget, justifying every expense from scratch rather than using the previous budget as base, budgeting for zero profit, budgeting for zero defects, using a master budget only। तो यहाँ पर आपको बताना है जीरो बेस्ड बजटिंग हमारी क्या होती है। तो आपको याद होगा जीरो बेस्ड बजटिंग में हम ट्रेडिशनल बजटिंग नहीं लेते हैं, हम केवल ये देखते हैं कि भाई कितना हमारे पास में खर्चा हो सकता है, क्या नए इनोवेशंस ला सकते हैं, क्रिएटिविटी ला सकते हैं। तो एक रिवॉल्यूशनरी अप्रोच होती है जिसमें कि हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ठीक है पिछले साल क्या खर्च हुआ वो हमारे लिए मतलब नहीं है, अब हम यहाँ पर सब चीजें जीरो पर मानकर चलते हैं और हर एक यहाँ पर आइटम जो है ऑटोमेटिकली हमारा कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। मैनेजर्स प्रूव करेंगे हर एक सिंगल एक्टिविटी एक्सपेंस क्यों नेसेसरी है और क्यों कॉस्ट इफेक्टिव है फॉर द करेंट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। Which of the following best describes activity based costing? Allocating overheads based on labor hours only, allocating overheads based on machine hours only, identifying cost drivers and assigning cost to activities, then to products based on consumption of activities, using a single plant wide overhead rate, a method used only for service industries। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं। गाइस मैं होप कर रही हूँ आप लोगों ने मॉक टेस्ट सीरीज खरीद ली होगी। केवल इन क्लासेस के ऊपर आप अगर जा रहे हो फिर फेज 2 के करियर में अपना खराब करोगे तो प्लीज मुझसे मत बोलना कि मैम पेपर ऐसा हुआ वैसा हुआ, आपने ये पढ़ाया था वो पढ़ाया था। मैंने सब मेहनत करी है लेकिन अपना दिमाग अपना होता है और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में अपना दिमाग बहुत अच्छे से यूज हो जाता है, ठीक है। फिर वो स्पीड और वो सारी चीजों में आपको दिक्कत आ सकती है। चलो तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आइडेंटिफाई करने हैं कॉस्ट ड्राइवर्स और कॉस्ट असाइन करनी है टू एक्टिविटीज, देन टू प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन कंजम्पशन ऑफ एक्टिविटीज। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड्स जो होते हैं वो स्मेयर ओवरहेड का कॉस्ट करते हैं अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। एबीसी हमारे पास ज्यादा प्रिसाइज है, रिकॉग्नाइज करेंगे कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें मनी एक्टिविटीज यहाँ पर कॉस्ट नहीं करें। तो टू स्टेज एलोकेशन करते हैं, ओवरहेड कॉस्ट हमारी यहाँ पर एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स के अकॉर्डिंग ले जाएंगे जैसे मशीन सेटअप, क्वालिटी इंस्पेक्शन, और सेकंड हमारे पास जो कॉस्ट होती है वो प्रोडक्ट बेस्ड रखेंगे कि किस तरीके से हमारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं। तो एबीसी क्या करता है, वो स्पेसिफिक फैक्टर्स दिखाता है कि किस तरीके से कॉस्ट हमारी चेंज हो सकती है, इन्हीं को हम कॉस्ट ड्राइवर्स बोलते हैं जो कि कॉस्ट को चेंज करने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन जो है वो यहाँ पर हमारी लेबर आवर से ड्रिवन नहीं होती है, रेदर यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस जो परफॉर्म किए उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। Contribution margin is calculated as sales minus total cost, sales minus fixed cost, sales minus variable cost, fixed cost plus profit, या फिर हमारा both C&D। तो बताओ कंट्रीब्यूशन मार्जिन को आप कैसे कैलकुलेट यहाँ पर करोगे। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो होती है उसको हम दो तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड जिसमें कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट निकल जाती है, ठीक है। दूसरा होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो न्यूमेरिकल छोटा मोटा सा आ जाएगा, अगर बहुत बड़ा न्यूमेरिकल तो आएगा नहीं, आसानी क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, लेकिन आ सकता है। तो इसी तरीके से आपको कंट्रीब्यूशन जो है वो अपना निकालना होगा, ठीक है। चलो ये ड्राइव कैसे हुआ आपका फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन है, और कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स्ड कॉस्ट को मैंने माइनस कर दिया तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में मतलब प्रॉफिट क्या होता है, सेल्स माइनस आपकी टोटल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास में सी एस माइनस वी है, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट और कर दिया तो प्रॉफिट आ गया। उसी को हमने रीअरेंज कर दिया तो कंट्रीब्यूशन हमारा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बॉटम अप अप्रोच कहलाती है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर आल्सो नोन एज ओवरहेड, चार्जेबल, संक, पीरियड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। कौन से कहलाएंगे हमारे पास में, बताओ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पर हमारे पास में डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डायरेक्टली लग रहे हैं, राइट। तो हम इनको क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर चार्जेबल एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, जिसमें कि कॉस्ट जो है वो हमारी डायरेक्टली और स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या जॉब पर लगती है। जैसे कि रॉयल्टी हमने कितनी पे की, हायर चार्जेस हमारे क्या हैं,
स्पेशल इक्विपमेंट्स हमने स्पेशल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किए, या कॉस्ट हमारे यूनिक डिजाइन और मोल्ड के। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, चार्जेबल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब हमारे लिए मिलकर प्राइम कॉस्ट बना लेते हैं। ओवरहेड जो होते हैं वो इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंडर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे बिजनेसेस को सपोर्ट तो करती हैं लेकिन इन्हें ट्रेस नहीं किया जा सकता। जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सुपरवाइजर की सैलरी, ठीक है, तो इनको हम ट्रेस कर किसी सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में अपना यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ जॉब कॉस्टिंग सिस्टम द प्राइमरी डॉक्यूमेंट यूज्ड टू एक्यूमुलेट कॉस्ट फॉर अ स्पेसिफिक जॉब इज द बिन कार्ड, जॉब कॉस्ट शीट, परचेज ऑर्डर, क्लॉक कार्ड और सेल्स इनवॉइस। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है कि जॉब कॉस्टिंग सिस्टम में जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में रखते हैं ताकि हम स्पेसिफिक जॉब के लिए कॉस्ट को एक्यूमुलेट करें, तो वो कौन सी होगी। तो बताओ यहाँ पर कौन सी होनी चाहिए। ये हमारे पास जॉब कॉस्ट शीट होती है, जो कि एक सेंट्रल लेजर की तरह काम करती है। लेजर आपको पता है ना, हमारे पास में जो ट्रांजेक्शन वगैरह हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर कर रखते हैं जनरल्स में और फिर उनको क्लासिफाई करते हैं लेजर में। ठीक है, तो एज अ जॉब ये हमारे पास मूव करेगा थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस। जितनी भी कॉस्ट हमारी रिलेटेड है इससे, उनको हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हमारे सब इसमें रिकॉर्ड होते हैं। आपको मैंने जॉब कोड का शायद एक बार कॉन्सेप्ट क्लास में दिखाया भी था कि किस तरीके से बनता है पूरा फॉर्मेट। ठीक है, बिन कार्ड क्या होता है, इन्वेंट्री डॉक्यूमेंट होती है कि भाई वेयर हाउस में किस तरीके से कितना आइटम हमारे पास है, क्वांटिटी कितनी है ना। परचेज ऑर्डर लीगल डॉक्यूमेंट होती है कि भाई हमें ये ऑर्डर खरीदना है, स्पेशली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में ज्यादा यूज होती है। जॉब कार्ड जो होते हैं ये रूट कार्ड हमारे पास में यहाँ पर होते हैं, जिसमें कि हमारे पास हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे जो ये रहते हैं, क्या बोलते हैं, आपको टाइम कितना स्पेंड होगा किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में, तो वो मशीन कितना टाइम ले रही है या वर्कर्स कितना टाइम ले रहे हैं, तो वो हमारे पास में यहाँ पर आते हैं। और इसी डेटा को ना हम अपनी जॉब कॉस्ट शीट में भी एक्चुअली ट्रांसफर करते हैं। बाकी सेल्स इनवॉइस तो पता ही है जब आप बिल वगैरह लेकर आते हो। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, प्राइम कॉस्ट कंप्राइजेस डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग एक्सपेंसेस, टोटल कॉस्ट माइनस प्रॉफिट, डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। तो यहाँ पर आपको बताने की आंसर क्या होगा। तो हमारे पास में प्राइम कॉस्ट जो होती है उसमें आपके पास में, मैंने अभी आपको कन्वर्जन कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट दोनों के बारे में बताया था, जब मैंने बताया था कि डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस हम सभी लेकर जाते हैं प्राइम कॉस्ट में। वो एक हमारे एक्सपेंसेस जिनको हम ट्रेस कर सकते हैं और किसी सिंगल यूनिट पर यहाँ पर लगा सकते हैं, ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, प्राइम कॉस्ट बन जाती है। राइट, सो ये क्वेश्चंस थोड़े से इजी और आपके आसान थे, क्योंकि हमारे पास ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन जो था उससे रिलेटेड पार्ट था। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट अगर आपके कॉस्टिंग चैप्टर की बनती है तो वो इसी से बनती है, तो थोड़ा इजी था। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक करना मत भूलना और अपने स्कोर्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। ऑल्सो गाइस, प्लीज मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लासेस करने के बाद में न्यूमेरिकल या कौन सा हमारी एमसीक्यू क्लास करोगे, थोड़ा आसान पड़ेगा आपके लिए समझने में। अदरवाइज 2 से 3 बार लेक्चर करोगे तब जाकर कुछ समझ में आएगा। तो टाइम कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजी है, मैंने बहुत बार बोला है, कॉन्सेप्ट क्लास करो, रिवाइज करो, फिर एमसीक्यू क्लास करो। एमसीक्यू क्लास करने के बाद में मॉक्स लगाओ, एटलीस्ट एक हफ्ते में एक मॉक तो लगा ही लो। और इसीलिए मैं 10 मॉक टेस्ट भी आपको प्रिपेयर कर रही हूँ, वरना मैंने लिटरली देखा है बाकी लोग ना 3 से 5 मॉक्स आपको दे रहे हैं एंड दैट्स इट, बट मैं 10 मॉक्स दे रही हूँ ताकि आप यहाँ पर कमी नहीं हो, आपको मॉक से क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करना सीखो, खुद से तो सॉल्व करोगे, एग्जाम में थोड़ी जाकर मैं सारी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।